नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। और आज का विषय है मिस्टर रतन नवल टाटा, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बड़े ही शोक संवेदना के साथ पूरा देश दुखमय है, गमगीन है। देश का गौरव, देश का स्वाभिमान, देश की शान, देश की प्रतिष्ठा और बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेस और सोसाइटी दोनों में ही पॉपुलर हों। द मोस्ट रेप्यूटेड बिजनेस लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एमंग अस टुडे। उनके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं। और जो चीजें 86 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ है। 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म हुआ था और कल 9 अक्टूबर को 24 को वो हमारे बीच में नहीं रहे। बड़े ही अनकॉमन लीडर है, ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं। वो चेयरमैन टाटा ग्रुप के होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे मेंटोर, बहुत ही अच्छे फ्रेंड और बहुत ही अच्छे गाइड रहे अपने टाइम के। एक सूटकेस में अपना जीवन, इतना सादा जीवन, और उनकी जो लाइफ रही बहुत ही कमिटेड, एक्सीलेंस, एक बहुत ही ट्रू ह्यूमन जिसको बोलते हैं, जो इंसान। मैंने कई वीडियो में चर्चा की है, किसी के काम जो आए अब उसे रतन टाटा कहते हैं। इंसान पराया दर्द अपनाए, वही रतन टाटा है। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और यही गुण रतन टाटा जी के अंदर था। जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ ले, वही इंसान है। और जो मुसीबत में ना घबराए, वही इंसान है। और ऐसे थे रतन टाटा। उनका डेडिकेशन, उनकी इंटीग्रिटी, उनका एक्सीलेंस और उनका इनोवेशन आइडिया, जो उनके आइडियाज थे वो इतने इनोवेटेड हुआ करते थे। रिसर्च वर्क उतना स्ट्रांग था। सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो टाटा ने नहीं छोड़ी, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, योगदान नहीं रहा। चाहे वो सुबह इलेक्ट्रिसिटी के लिए एसी का बटन दबाने से लेके ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कंपनी के नाम नहीं बता रहा हूँ, इतनी कंपनीज, इतने ग्रुप ऑफ कंपनीज उनके साथ रहे। घड़ी से लेके, मैं भी वही टाइटन की घड़ी पहना हुआ हूँ। ड्रेसेस से लेके टी, कॉफी, ग्रोसरीज, क्या कुछ नहीं, फ्लाइट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फूड आइटम्स, कुछ ऐसी कोई बिजनेस की फील्ड नहीं छोड़ी जिसमें टाटा का कंट्रीब्यूशन ना रहा हो। उनकी कुछ बातें जो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे, मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। इतने बड़े व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करना भी मेरे लिए बड़ी फक्र की, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, प्रशंसा की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। इतनी कीर्ति, इतना यश उनको मिला, तो उनकी कुछ विशेष बातें जो हर किसी को इंस्पायर करती हैं, उनमें से पहली है विजनरी लीडरशिप। उनकी जो दूरदृष्टि थी, उसमें उन्होंने जो नैनो कार बनाई थी, ये सोच कर के भारत के हर घर में कार जाए, एफोर्डेबल कार रहे, जो खाली $2000 में उन्होंने प्रिपेयर कराई, वो भी इनोवेटिव आइडियाज के साथ में। ऐसा उनका विजनरी लीडरशिप थी। सबके बारे में सोचना, ह्यूमैनिटेरियन फोकस, जो उनके अंदर जो मानवीयता थी, इंसानियत थी, वो जो अपनी प्रॉफिट का जो लार्ज पोर्शन है वो उन्होंने अपने ट्रस्ट बना के रखे थे, टाटा ट्रस्ट। चाहे वो एजुकेशन रहे, चाहे वो हेल्थ केयर रहे, वाटर कंजर्वेशन रहे, या रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने अपनी प्रॉफिट का प्रूफ मिलते हैं कि 60% ऑफ हिज प्रॉफिट ही हैज शेयर्ड इन हिज ट्रस्ट। और उनकी जो मॉडेस्टी है, सादा जीवन, उच्च विचार वाली मॉडेस्टी और ह्यूमैनिटी का तो कोई कहना ही नहीं है। इतनी सिंपल लाइफ, इतनी सिंपल लाइफ स्टाइल से वो जिए, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना,
कार खुद चलाना। टाटा इंडिगो कार के लिए वो बहुत मशहूर थे, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी ब्रांड के कार यूज़ करते हैं, उन्होंने अपने ही ब्रांड की कार को अपनाया और इतने डाउन टू अर्थ रहे कि वो फ्लाइट में भी इकोनॉमी क्लास में चलते थे। मुझे एक किस्सा याद आ जाता है जो मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ शेयर किया। एक बार फ्लाइट में दिलीप कुमार जब अपनी पीक पर थे, दिलीप कुमार एक्टर जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो पीक पर थे, ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे थे और एक दूसरे को दोनों ही नहीं जानते और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के माहिर। जब वो उतरे तो उन्होंने एक दूसरे को परिचय दिया। दिलीप कुमार को बहुत अजीब लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे नहीं जानते इंडिया के होके भी। उन्होंने बोला आपका नाम क्या? मैं दिलीप कुमार। तो क्या करते हैं आप? तो बड़ा बुरा लग रहा है इनको ये पूछ रहे हैं क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला मैं दिलीप कुमार हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने बोला आपका परिचय कि मैं रतन टाटा हूँ। तो उनको भी ये लगा कि रतन टाटा होके और मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते हैं। तो इतनी डाउन टू अर्थ उन्होंने लाइफ को, उनका नेचर था। रिजिलियंस और डिटर्मिनेशन की जब बात करें तो JLR कंपनी का आपने केस सुना होगा, जो इतने लॉस में जा रही थी, फिर भी अभी आज की डेट में वो मोस्ट सक्सेसफुल है और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था बहुत अच्छा था। उनका जो नेचर था डाउन टू अर्थ और उनको जो वर्क के प्रति उनकी जो डेडिकेशन थी। एक उदाहरण और मिलता है कि एक बार उनकी कार खराब हो गई थी, तो कार से उतर के वो ड्राइवर जब रिपेयर कर रहे थे उनके साथ वो काम करने लग गए, या निकाल के उनको वो रिंच जो रहता है ना, वो जो भी औजार है वो निकाल के दे रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि आपको ये ज़रूरत क्या है इसकी हेल्प करने की? कि नहीं, इसमें मेरा टाइम बचत हो रही है। अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो जो 4 घंटे में काम होना है वो 2 घंटे में हो जाएगा, जो 2 घंटे में होना है 1 घंटे में हो जाएगा और मैं अपनी मीटिंग के लिए जल्दी पहुंच पाऊंगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था। और इससे आगे उनकी जो बातें हमें इन्फ्लुएंस करती, उनका कमिटमेंट, उनके एथिक्स, इंटीग्रिटी। सो कमिटमेंट टू एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में बहुत बार चर्चा होती है रतन टाटा जी की, कि उन्होंने ही रिफ्यूज टू पे ब्राइब्स। जब उनकी एयरलाइंस के लिए बातें चल रही थी फॉर प्रपोजल ऑफ एयरलाइंस, तो उन्होंने कभी शॉर्टकट को नहीं अपनाया। ही नेवर कंप्रोमाइज्ड ऑन हिज क्वालिटी, ऑन हिज एथिक्स। तो उन्होंने कभी भी अपने एथिक्स को शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं रखा। एम्पावरिंग इनोवेशन एंड रिसर्च में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो ही यूज्ड हिज इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ लोग हेजिटेट होते हैं इन्वेस्ट करने से, तो फ्यूचर इंडिया के लिए उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे ग्रुप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी से लेके रिसर्च वर्क, AI तक। और उनका जो एम्पैथी एंड केयर फॉर एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा था। हर एम्प्लॉय से पर्सनली मिलते थे वो लोग। इतना सपोर्ट किया उन्होंने वो 26/11 मुंबई अटैक के बाद। ही मेड पर्सनली टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड ही मेड श्योर कि सारे एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली जो भी उनको मदद मिली कि नहीं, इमोशनली, खाली फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया उन्होंने, उनको इकोनॉमिकली भी, उनको घर भी बसा के दिए और उनको जिस तरह से भी जो हेल्प हो सकती थी कि उनकी। टाटा ऐसे ही भारतीय रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे ही नहीं बन गए। उनका जो लगाव, उनका जो प्रेम, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा देश का जो उनके बारे में नेगेटिव चर्चा करे। सब दुखी हैं, सभी निराश हैं। उनकी उम्र 86 वर्ष थी, लेकिन उसमें जितना उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, जितना योगदान दिया है, बहुत ही सराहनीय है। जैसे मैंने बोला कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जो वेल्थ है उनकी, रिफ्यूज टू फ्लॉन्ट वेल्थ। कभी उनको ऐसा एटीट्यूड नहीं आया, घमंड नहीं आया। वो सिंपल अपार्टमेंट में, जैसे मैंने बोला, रहे। पर्सनैलिटी जो उनकी जो ऐसी थी कि एम्प्लॉयज से खुद जाके मिलना, रिस्पॉन्डिंग लेटर्स, ये भी उनकी खूबी रही है कि जो भी लेटर उनको, चाहे किसी यंगस्टर्स ने लिखे, किसी गांव से लिखे, या किसी टीचर्स ने लिखे, एजुकेशनर्स ने लिखे, एम्प्लॉयज ने लिखे, या बिजनेसमैन ने लिखे, लीडर्स ने लिखे, सबका रिप्लाई देते थे वो। और उनकी जो सादगी की क्या मैं चर्चा करूं, कि अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, जिसके वो खुद ही ओनर थे, हिज ओन प्रोडक्ट, ही यूज्ड टू स्टैंड इन लाइन।
और इनका इन्वॉल्वमेंट चैरिटी में विदाउट सीकिंग अटेंशन। जो नेता लोग होते हैं आज के, एक बिस्किट भी बांटेंगे तो फोटो खिंचाते हैं, कंबल बांटेंगे तो फोटो खिंचाते हैं, विदाउट सीकिंग एनी अटेंशन। कोई चैनल पे कोई किधर चर्चा नहीं कि ये उन्होंने कहाँ क्या कंट्रीब्यूट किया। वो इतने इन्वॉल्व थे चैरिटी में, लेकिन कभी दिखावा नहीं किया। और अपनी एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, अपनी गलती को कभी उनको बताने में कभी उन्होंने हेजिटेशन नहीं दिखाया। उन्होंने अपोलॉजी किया टाटा नैनो जो शॉर्ट कमिंग्स आए थे उसमें, उसके लिए उन्होंने जनता से माफ़ी भी मांगी। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आज नहीं रहे हैं, और उनके जो अनुपस्थिति है, जो उनका जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उसका कोई पूर्ति तो नहीं हो सकती उनकी क्षति की, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु ऐसी आत्माएं सदा भेजते रहें, और जो भी शोक में हैं उनको प्रभु शांति प्रदान करें। धन्यवाद।